दोस्तों कल हमने देखा समर कियारा के साथ चैरिटी इवेंट में पहुंच गया था। वहां जब उसे इनविटेशन कार्ड मांगा गया तो उसने यंग मास्टर ईशान और कार्तिक ने उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उनके पास तो इनविटेशन है ही नहीं था। तभी वो प्लेटिनम कार्ड निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। प्लेटिनम कार्ड दिखाने के बाद समर और कियारा को कपूर परिवार का बटर राजेश दोनों को खुद अंदर लेकर जाता है। लेकिन अंदर भी समर को यंग मास्टर ईशान, कार्तिक और विवान परेशान करने लगते हैं। तभी समर उनकी बीमारियों के बारे में बताने लगता है। अब आगे चलिए, आज के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अभी अभी नए जुड़े हैं तो हमें अपने गांव, अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। दोस्तों, आप लोग हमारी ताकत हैं, तो आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप में शेयर जरूर कीजिएगा। और पूरी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करके भेजें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराकर एक रहस्यमय नजर के साथ ईशान को देखते हुए कहा, तुम्हें बिस्तर गिला करने की बीमारी है। तुम हर रात अपना बिस्तर गिला करते हो। उसकी बात सुनकर यंग मास्टर ईशान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तुम ही करते होगे हर दिन बिस्तर गिला। इतने सारे लोगों के सामने वो कभी भी हार मानने वाला था नहीं कि उसे एक ऐसी बीमारी है। समर ने उसकी बात को भी इग्नोर करते हुए तभी अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, क्या पिछले महीने तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? यंग मास्टर ईशान ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ, हाँ हुआ था, लेकिन तुम्हारी बात का उससे क्या लेना देना है? समर ने यंग मास्टर ईशान की चिकित्सा स्थिति को उजागर करते हुए कहा, बिल्कुल लेना देना है। बिस्तर गिले करने का लक्षण इंसान के ब्रेन सेल्स की इमेच्योर ग्रोथ और न्यूरोलॉजिकल संबंधी डिसइंफेक्शंस के कारण होता है। अगर ये असर होता है तो इंसान का ब्रेन कुछ फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस एक्सीडेंट के कारण तुम भी वैसे अपना यूरेथ्रल स्पिंक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम बिस्तर गिला करते हो। और ये कहते कहते वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। न केवल समर की फाइटिंग स्किल्स टॉप नॉच पर थी, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में भी उसकी स्किल्स दुनिया में नंबर 1 थी। उसे डॉक्टरों का राजा भी कहा जाता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि शैडो किंग के रूप में उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी फेमस थी। उसने उनके अन्य स्किल्स को भी नीचे छुपा लिया था। उसकी मेडिकल स्किल्स पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी पांचों इंद्रियां परफेक्ट थी और वह किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम था। यही कारण था कि समर प्राचीन चिकित्सा से परिचिका के कौशल का उपयोग करके सामने वाले के चेहरे की टोन को भांपने और बीमारी को तुरंत पहचानने में सक्षम भी था। समर की बात सुनने के बाद भीड़ ने तुरंत यंग मास्टर ईशान को एक अजीब नजर से देखा। जब भीड़ ने यंग मास्टर ईशान के माथे पर पसीना बहता हुआ देखा तो साथ ही उसके चेहरे के घबराहट के भाव को भी देख लिया, तो उनके सभी को भी एक आभास सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यंग मास्टर ईशान को वास्तव में बिस्तर गीला करने की बीमारी है और वो हर दिन अपना बिस्तर गीला करता है। यंग मास्टर गौरव ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, ये बहुत मजेदार है यंग मास्टर ईशान। तुम 20 साल के हो चुके हो और फिर भी तुम अपना बिस्तर गीला करते हो। ओह नो, ये तो बहुत शर्मनाक है। यंग मास्टर ईशान ने उसका अभी अभी बहुत मजाक उड़ाया था कि वो एक लड़की है। बेशक उसे जवाब देना था, और वो एक सिर्फ अपमान सहने वाला नहीं था। आसपास के लोग यंग मास्टर ईशान की ओर अब इशारा करते हुए एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे थे। एक 20 वर्ष का मैच्योर लड़का बिस्तर गीला करना कैसे सहन कर सकता है? ये तो बहुत शर्मनाक बात है। वो उसे निजी नजरों से देखने लगे थे। यंग मास्टर कार्तिक ने जब देखा यंग मास्टर कार्तिक ने जब देखा कि समर उसके दोस्त की इंसल्ट कर रहा है तो उसने धमकी देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, लेकिन इस बार तुमने अपना मुंह गलत लोगों के सामने खोल दिया। अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। उसके धमके सुनकर समर मुस्कुराए और उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें भी एक गंभीर बीमारी है।
यंग मास्टर कार्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बकवास। तुम बकवास कर रहे हो, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मुझे कोई बीमारी नहीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो ही गया था। समर ठहाके लगाकर हंसा और उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें सिफिलिस है। सिफिलिस एक आम संक्रामक बीमारी थी। इस यंग मास्टर कार्तिक ने बहुत सी लड़कियों के साथ खेला होगा, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। उसकी इसी लापरवाही के कारण उसे बीमारी हुई थी। यंग मास्टर कार्तिक के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन समर ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें अक्सर सिर दर्द होता रहता है। तुम्हारे नीचे के भाग में भी बहुत तेज दर्द होता है। ये सब सिफिलिस के कारण है। तुम शायद पहले ही डॉक्टर को दिखा चुके हो, लेकिन डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया। उसमें कॉन्फिडेंस उसकी चिकित्सा क्षमताओं के कारण आया था। आखिरकार वह डॉक्टरों का राजा था और समर अच्छी तरह जानता था कि उसने गलत निदान नहीं किया। उसके सामने वाला आदमी मानव त्वचा का एक जानवर था। यंग मास्टर कार्तिक का चेहरा बैंगनी से भर गया। वो अच्छी तरह जानता था कि समर सही था। आधे साल पहले उसे हॉस्पिटल से पता चला कि उसे एसटीडी है। उसने बहुत लंबे समय तक इलाज कराने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो जानता था कि ये सब उस समय का प्रतिशोध था जब उसने बहुत कुछ खिलवाड़ किया था। और अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर कमजोर था और वो बहुत जल्दी थक जाता था। उसकी एनर्जी आधे दिन में ही खत्म हो जाती थी। उसमें अब इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो पूरा दिन काम कर पाई। समर ने ईशान के बाद कार्तिक को भी चेहरे पर ही अपनी बातों का एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज सुनकर उनके कानों में गूंज रही थी। अपने अपने कान पर हाथ रख लिए थे उन्होंने, जिसे देखकर आसपास के लोग सोच में पड़ गए कि क्या हुआ। इसने ऐसे अपने कानों पर हाथ कैसे रख लिए? समर ने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। ये तो ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है? ईशान और कार्तिक दोनों का अपमान होते देखकर यंग मास्टर विवान बचाव में आगे आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, समर, इनको कोई बीमारी हो न जाए, ये तो इनका पर्सनल मामला है। तुम ऐसे सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाकर किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकते। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और कठोर स्वर में बोला, अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने मुझे तो कह दिया, लेकिन जब ईशान ने गौरव का मजाक उड़ाया था तो उसको लड़की कहा था, तब तुम उसका बचाव करने क्यों नहीं आई? विवान ने जब देखा तो बात तो उसकी कही गई तो उसी पर उल्टी पड़ गई। तो उसने अपने परिवार का नाम बीच में लाते हुए कहा, समर, मुझे उम्मीद है कि तुम पूरे भारद्वाज परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करोगे। समर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यंग मास्टर विवान को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, तुम जेंटलमैन दिखते हो, लेकिन असल में तुम थोड़े अलग हो। विवान को लगा कि समर उसकी भी कोई बीमारी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बात को पूरी तरह से नकारते हुए कहा, बकवास। मैं कल ही चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था। मेरा शरीर ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं। वो कल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था। उसने अपना चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने बताया कि उसका पूरा शरीर स्वस्थ है। समर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर विवान, तुम्हारा शारीरिक शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, इसलिए मैं किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। विवान ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें लड़के पसंद है, लड़कियां नहीं। मतलब तुम गे हो। समर की बात सुनकर विवान के पास खड़ी इशिका मेहरा का सुंदर सा चेहरा तेजी से बदल गया। उसने गुस्से में समर से बहस करते हुए कहा, समर, तुम मजाक करना बंद करो। मेरा बॉयफ्रेंड गे कैसे हो सकता है? यंग मास्टर विवान उसका बॉयफ्रेंड था। वो किसी को यह कहने की अनुमति नहीं देगी कि उसका बॉयफ्रेंड की कोई समस्या है। इशिका को समझाने के लिए समर ने उससे ही सवाल पूछते हुए कहा, चूंकि तुम यंग मास्टर विवान की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे ही एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम दोनों ने आपस में कभी कुछ किया है या नहीं? इशिका ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसे कोई समस्या है।
तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। क्या तुम दोनों ने कभी किस किया है? क्या विवान ने कभी तुम्हारा हाथ भी पकड़ा है? मैं आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देख पाया हूँ जो अपने ही गर्लफ्रेंड को हाथ न लगाए या हाथ ना उसका थामे। समर के शब्द सुनकर इशिका अवाक रह गई। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसे अचानक याद आया कि पिछले कुछ महीनों में जब वो डेट कर रहे थे, तब उन्होंने न तो कभी किस किया और न ही अभी तक विवान ने उसका हाथ थामा था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो एक रात वो उसे किस करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका ये बहाना दिया था कि उसका मूड ठीक नहीं था, वो किस नहीं करना चाहता था। उसने पीछे की सभी बातें याद की। उसे यही पता चला कि विवान को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सब सोचते हुए इशिका ने विवान की तरफ देखते हुए पूछा, यंग मास्टर विवान, मुझे सच सच बताना, क्या क्या ये समर सच कह रहा है? यंग मास्टर विवान के चेहरे के भाव बदल गए। उसे तेजी से समझाते हुए पसीना आने लगा और इशिका को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, बेबी, उसके झूठ पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, उस पर नहीं। लेकिन उसके सूक्ष्म भावों ने उसकी पोल खोल दी। इशिका ने यंग मास्टर विमान को घूरते हुए जोर से पूछा, यंग मास्टर विमान, अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी बात को प्रूफ करो। मुझे अभी के अभी किस करो। विवान ने फिर से बहाना बनाते हुए कहा, बेबी, अभी मैं ठीक नहीं हूं और ये हमारी पहली किस होगी। मैं इस मोमेंट को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि जब हम दोनों का मूड होगा तभी हमें अपनी पहली किस करनी चाहिए। इशिका ने उसके बहाने सुनकर उसे बीच में ही काटते हुए कहा, फिर से मूड नहीं है? अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें किस करूंगी। और ये कहते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विवान ने उसे एक तरफ धकेल दिया। इशिका ने यंग मास्टर विवान को गुस्से में देखते हुए बोला, तो तो समर बिल्कुल सच कह रहा है। तुम सच में लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम इतने लंबे समय से मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे हो। समर ने उसके ही शब्दों में अपने दुश्मनों को हरा दिया, उनके सीक्रेट्स को सबके सामने उजागर कर दिया। दूसरे अर्थ में उन्हें अपने शब्दों का बाण से ही मार दिया था। उसकी बातें सुनकर तीनों यंग मास्टर अवाक रह गए थे। वे अब पीछे हटना चाहते थे। आसपास खड़ी भीड़ भी डरी हुई आंखों से समर को देखते हुए पीछे हट गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक टैलेंटेड डॉक्टर था। एक नजर में ही वो किसी की व्यक्ति की बीमारी बता सकता था। हर कोई हैरान था, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को कोई न कोई तो बीमारी थी। उनका अपना कोई सीक्रेट था जिसे वे समर के सामने आकर उजागर करने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसी क्षण वो हर किसी की सूची में सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक बन गया था। फिर से समर ने तीनों की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब बोलो तीनों यंग मास्टर्स, कैसा लगता है जब तुम्हें सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है? उसकी आंखें हंसी से भर गई थी। अचानक दूर से एक आकर्षक हंसी भरी हुई आवाज आई, हे, तुम यहाँ किस किसके बारे में बात कर रहे हो? और लाल रंग के कपड़े पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की सबके सामने आ गई। उस महिला का चेहरा बेहद ही नाजुक और आकर्षक था। उसकी आंखें चमकीली थी, त्वचा मलाई के जैसी थी और उसका भरपूर आभा मंडल शानदार रोशनी बिखेर रहा था। उसकी चमकदार लाल पोशाक उसकी पतली कमर के चारों ओर वाकुटता से लिपटी हुई थी। इसने कमर में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह एक ऐसी लड़की थी जो बेहद आकर्षक थी। ये झील में लहरों की तरह थी और वो अपनी कोमलता को उड़ेल रही थी। एक लड़की में जो होनी चाहिए वो एक अनूठा वातावरण प्रदर्शित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक रहस्यमय आकर्षण था और वो सबके सामने आते ही सभी की आंखों में अपनी ओर आकर्षित कर लेती और सभी का ध्यान का केंद्र बन जाती। कुछ ही क्षणों में उसके आसपास के सभी लोगों ने थूक निगल लिया। उनकी आंखें लाल हो गई और उनकी सांसें भारी हो गई। भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, वाओ, ये लड़की बहुत सुंदर है। इसके साथ शादी करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी उसके पास खड़े एक और लड़के ने चेतावनी देते हुए उससे कहा, "श्श्श, कम बोलो, वो पायल है, इंदौर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और कपूर इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन। क्या तुम अब भी और जीना नहीं चाहते?"
उस लड़के ने भरते हुए कहा, आह, इसको इतनी करीब से देखकर मैं तो सब कुछ भूल ही गया था। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। नहीं तो ओ, उसके आसपास मौजूद सभी लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ तो पायल को पहले कभी देख भी नहीं पाए थे। वो सिर्फ इसलिए चूक गए क्योंकि वे उसे पहली बार देख रहे थे। बेशक इंदौर शहर की सबसे आकर्षक लड़की होने के नाते पायल शायद ही कभी सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देती थी। समर भीड़ की चर्चा सुन रहा था। उसने आकर्षक शैडो पर नजर डाली। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसे भी लगा कि पायल लाल ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहीं पायल को अपनी ओर आते हुए देखकर ईशान, कार्तिक, विवान सभी खुश हो गए। उन सभी ने सोचा कि पायल निश्चित रूप से उनकी तरफ से बात करने के लिए यहाँ आई होगी, क्योंकि वे इंदौर शहर की यंग पीढ़ी के सबसे पावरफुल लोग थे। लेकिन अगले ही पल वो सभी दंग रह गए, क्योंकि पायल उनकी ओर नहीं बल्कि किसी और की ओर ही चली आ रही थी। पायल अपनी पतली कवर मटकाती हुई समर के बिल्कुल सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, समर, मैंने अभी सुना है कि आपकी अग्रवाल इंडस्ट्रीज मुश्किल में है। उसकी कोमल आवाज जो पानी की तरह थी, उसमें एक अनूठा आकर्षण था। समर ने भौहें सिकोड़ी और हल्के में कहा, हम इस पायल, हमारी कंपनी के पास फंड की कमी है। उसे समझ में नहीं आया कि पायल उसकी कंपनी के बारे में आखिरकार पूछ क्यों रही है। पायल ने अपने लाल चेरी होठ खोले और आकर्षक ढंग से कहा, ओह, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो हम आपके अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ करना चाहते हैं। अब ये पूरी बात आप पर है कि आप क्या करते हैं। कियारा, जो अभी भी समर के बगल में खड़ी थी, वो बहुत हैरान थी। उसका ठंडा चेहरा आश्चर्यचकित हो गया था। उसने हैरान होते हुए कहा, मिस पायल, क्या आप वाकई में अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ प्रोजेक्ट करना चाहती हैं? वो जानती थी कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की टॉप 10 इंडस्ट्रीज में से एक है। अगर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करती है तो वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को निश्चित रूप से बचा पाएगी। पायल ने अपने बालों को थोड़ा सा एडजस्ट किया और आकर्षक ढंग से कहा, हाँ, मैं आपकी अग्रवाल इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट देना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। इस प्रोजेक्ट को समर लीड करेगा। उसका अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ प्रोजेक्ट करने का एकमात्र कारण समर के करीब जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि समर कोई आम इंसान तो है नहीं। इसलिए वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा कपूर परिवार भी हेड और सम्मान बहुत करते हैं। कियारा ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत कहा, बहुत बढ़िया, मैं समर को अग्रवाल इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व बताने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो अपने कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग कर सके। भले वो नहीं चाहती थी कि पायल समर को इतना महत्व क्यों दे रही है, लेकिन अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसके पास पायल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा समर न केवल उसका पति था बल्कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय भी तो था। इसलिए वो बहुत आसानी से उसे प्रमोट भी कर सकती थी। उसकी बात सुनकर पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तो चलिए अब चैरिटी इवेंट के खत्म होने का इंतजार करते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के विवरण पर चर्चा करेंगे। कियारा ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, ठीक है। पायल आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, समर की तरफ देखते हुए बोली, ओह हाँ, चैरिटी इवेंट का ऑक्शन टाइम शुरू होने वाला है। समर, इस ऑक्शन में तुम मेरे साथ बैठोगे। उसके सुंदर से चेहरे पर अजीब सा आकर्षण आ गया था। चैरिटी इवेंट के नाम से ही पता चल रहा था कि ये इवेंट चैरिटी के लिए तो था। तो फिर ये ऑक्शन क्यों था? ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई कुछ ज्वेलरी एंटीक निकालता था। कुछ अमीर लोग उन्हें खरीद लेते थे और फिर जो राशि मिलती थी उसको डोनेट कर दिया जाता था। चैरिटी इवेंट में प्लेटिनम सीटें, वीआईपी सीटें और नियमित सीटें थी। ये तो साफ साफ पता चल रहा था पायल प्लेटिनम सीट पर बैठेगी, लेकिन कियारा केवल नियमित सीट पर बैठ सकती थी। अगर समर पायल के साथ बैठता तो कियारा उसके साथ नहीं बैठ सकती थी। इसलिए कियारा ने पायल से कहा, मिस पायल, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का समर एम्प्लॉय है, इसलिए उसे मेरे साथ बैठना चाहिए, अपने सीईओ के साथ। भले ही पायल अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन समर उसका पति था।
इसलिए निश्चित रूप से कियारा उसे पायल के साथ बैठने नहीं देना चाहती थी। उसका पति था और ये उसका पति केवल उसके साथ ही बैठ सकता था। वो किसी दूसरी लड़की के साथ बैठ कैसे सकता था? ये बात कियारा को खल नहीं रही थी। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था कि आखिरकार पायल चाहते क्या है। तभी पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है आपको समर के साथ मेरे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में सितारों की तरह चमक रही थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। पायल और कियारा दोनों ही इंदौर की सबसे बेहद खूबसूरत लड़कियां थी। उनमें से आकर्षक थी तो एक ग्लैमरस। भले ही बाहर से दोस्ताना लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रही थी। एक दूसरे से हमेशा जलती रहती थी कि कौन किससे ज्यादा सुंदर है। समर ने आकर्षक ढंग से पायल को देखा, फिर ग्लैमरस कियारा को देखा। वो भी उलझन में पड़ गया था। इन दोनों लड़कियों में से एक ने उसकी मदद की और एक ने उसे प्लेटिनम कार्ड दिया। वो अब तक उसका बहुत ज्यादा एहसानमंद था। और दूसरी जो उसकी पत्नी थी, जो उसे बचाने के लिए इंदौर शहर के 3 सबसे सफल यंग मास्टर्स के खिलाफ लड़ रही थी। यह बात उसे वाकई प्रभावित कर गई थी। समर ने अपने माथे पर थपकी दी और उसके दिमाग में दर्द महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ओह शिट, अब मुझे किसके साथ बैठना चाहिए? ये अब नया फंदा शुरू हो गया। मेरा तो सिर दर्द करने लगा है। ये दोनों लड़कियां उससे के साथ बहुत अच्छी थी और वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे किसके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनमें से एक के साथ बैठेगा तो दूसरे निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मन ही मन अपने सिर पर चपत लगाते हुए अपने आप से कहा, ओह, तो मैं इन्हें एक साथ बैठने के लिए भी तो कह सकता हूँ, जिससे मैं इन दोनों के साथ बैठ जाऊंगा। और उसे अपना यह प्रभावशाली समाधान पसंद आया। समर मुस्कुराया और उन दोनों को देखते हुए बोला, हाँ मिस पायल, मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मुझे सीईओ के साथ बैठना होगा। लेकिन मैं आपके इनविटेशन को भी नहीं ठुकरा सकता। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तीनों एक साथ बैठ जाए? समर की बात सुनकर पायल की भौहें सिकुड़ गई। वो चुपचाप सोचने लगी और समर के साथ अकेला बैठना चाहती थी। वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन यह देखते हुए कि वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय था, उसे अभी भी काम पर जाना था। एम्प्लॉय के लिए सीईओ से बेहतर सीट पर बैठना गलत होगा। ये सब सोचते हुए उसने कहा, ओके ठीक है, आप और सीईओ कियारा मेरे साथ बैठ सकते हैं, चलो चलते हैं। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए समर और कियारा को चलने का इशारा किया और प्लेटिनम वीआईपी सीटों की ओर चल पड़ी। उनके पीछे पीछे बैठे लोग बेहद जलन महसूस कर रहे थे। वो सभी चाहते थे कि समर की जगह वो होते, लेकिन ईशान, कार्तिक, विवान, उन तीनों के चेहरे पर उदासी थी। वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी थे। वो तीनों मूल रूप से कियारा को समर को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर करना चाहते थे। उन्हें नहीं लगा था कि पायल ऐसे समर की मदद करने के लिए आगे आएगी और ये उनके चेहरे पर जोरदार चमाटा की तरह लगेगा। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। चैरिटी ऑक्शन हॉल में 3 पंक्तियों में 30 से ज्यादा सीटें थी। पहली पंक्ति में प्लेटिनम वीआईपी सीटें थी। प्लेटिनम वीआईपी सीटों पर बैठे लोग सभी बड़े किरदार थे। पायल, मेयर का बेटा, इंदौर शहर का सबसे अमीर व्यक्ति, एंटीक सोसाइटी का सीईओ आदि। भले ही समर कियारा पहली पंक्ति में बैठे थे, पायल के ठीक बगल में, लेकिन दूसरे लोगों की नजर में वे अभी भी सबसे निचले दर्जे के थे। दूसरी पंक्ति में इंदौर शहर के 4 यंग मास्टर्स के साथ दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी थे। उदाहरण के लिए मारवा रियल एस्टेट के सीईओ योगेश मारवा, एवरीडे एंटरटेनमेंट के सीईओ कुणाल शर्मा। तीसरी पंक्ति में हर बड़ी के कंपनी वीपी, मैनेजिंग डायरेक्टर या कम से कम डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे थे। पायल ने जम्हाई ली, मुस्कुराते हुए अपने आकर्षक कर्स दिखाते हुए स्ट्रेच किया और समर से कहा, समर, हमारे कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैनेजर की पोस्ट खाली है। हम $10 मिलियन से ज्यादा एनुअली सैलरी दे सकते हैं। अगर तुम चाहो तो कपूर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हो। वो जानती थी कि समर का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए वो किसी भी तरीके से उसके करीब जाना चाहती थी। बेशक ये परिवार के सीनियर का सुझाव था, जो कमांडर भी थे। समर ये सुनकर दंग रह गया। उसने पायल की तरफ देखा जो उसके बगल में थी।
इतनी नजदीकी से उसे देखा कि वह लड़की और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगातार एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रही थी। उसके लाल होठ चेरी की तरह थे। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी और आंखों को फीकी लग रही थी। वो वाकई में कुछ खास थी। समर का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। उसने पायल को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कियारा उसके ठीक बगल में थी। ये सुनकर कि पायल उसके सामने ही समर को लुभाने की कोशिश कर रही है, कियारा के आकर्षक चेहरे पर नाखुशी का भाव भी आ गया था। उसने मन ही मन कहा, हाँ मान लिया, तुम्हारी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने मेरे पति को लुभाने की कोशिश तो नहीं कर सकती। कियारा कुछ हद तक नाराज हो गई थी। कियारा ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुमने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं तुम्हें कल बोनस दूंगी। वो बहुत सुंदर थी। उसका आकर्षक अंडाकार चेहरा, उसकी छोटी नाक, उसके जीवंत लाल होठ, साथ ही उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा, पतला शरीर, लंबी टांगे समर को झकझोर कर रख देती थी। खासकर जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे बर्फ पिघल रही हो और उसमें सभी को एक गर्म एहसास होता था। अगर पायल को गुलाब कहा जाता तो समर को बर्फ का कमल कहा जा सकता था। वो दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी और दोनों ही बेहद खूबसूरत। समर ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और कहा, मिस पायल, आपके इस ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज में अच्छा काम कर रहा हूँ और कंपनी बदलने का भी मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसा दिन आता है जब मुझे कहीं और काम करना होगा तो मैं निश्चित रूप से कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर विचार करूंगा। वो दूसरी कंपनी में काम करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, वरना कियारा उसे जरूर चीर देती। इसलिए उसने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया। जब वो सहमत नहीं था तो न ही उसने पायल के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। खुद के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ना उसके लिए फायदेमंद था। समर को लगा कि उसने ये बहुत अच्छी तरह से कहा है, क्योंकि उसने दोनों लड़कियों से किसी को भी नाराज नहीं किया। लेकिन पायल और कियारा दोनों ही असंतुष्ट थे। फिर भी पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अगर ऐसा है तो मैं बस इंतजार ही कर सकती हूँ। उसकी खूबसूरत आंखों में निराशा की झलक दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि समर अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सिर्फ एक रेगुलर एम्प्लॉय है। उसका मंथली सैलरी बहुत कम होगा। उसने शुरू में सोचा था कि वो उसे $10 मिलियन पर एनुअल वाली मैनेजर पोस्ट देगी और वो निश्चित रूप से उसकी कंपनी में आ जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि समर उसे अस्वीकार कर देगा। पायल ने मन ही मन सोचा, ये पहली बार हुआ है जब किसी ने मेरी ऑफर को ठुकराने की हिम्मत की। और इसके साथ ही वो थोड़ा उदास भी हो गई थी। कियारा ने भौहें ऊपर उठाई। उसने समर को घूर कर देखा और मन ही मन सोचा, समर, अग्रवाल इंडस्ट्रीज एक बढ़िया कंपनी है। मैं तुम्हें इतनी सारी जिम्मेदारियां दूंगी कि तुम्हें बाकी चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इस आदमी के अभी अभी कहाँ के, और अगर ऐसा दिन आया और जब वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को छोड़ देगा तो वो कपूर इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। इसे कियारा थोड़ी नाखुश हो गई थी, क्योंकि कियारा के लिए अग्रवाल इंडस्ट्रीज खुद का प्रतिनिधित्व करती थी। जब कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पायल का प्रतिनिधित्व करती है तो समर ने कहा कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो पायल के पास चला जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से वो खुश नहीं थी। कियारा ने जब अपनी गुलाबी मुठियां भींच ली और अपने आप से कहा, कियारा, चलो तुम्हें इस कुतिया को तो हराना होगा। तुम समर को उसकी कंपनी में नहीं जाने दे सकती। क्योंकि कियारा ने देखा कि पायल समर को जिस नजर से देख रही थी वो पानी की तरह कोमल थी, जैसे वो फ्लर्ट कर रही हो। इससे वो असहज हो गई थी, हाई अलर्ट पर आ गई थी। पायल को इंदौर की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता था। आखिरकार वो अपने पति को चुराने तो नहीं दे सकती थी। कियारा के पिता को भी एक कुतिया ने चुरा लिया था। उनकी बाहर एक रखेल होने के कारण वो उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे और वो अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसे अपने पति को किसी और के पास जाने नहीं दे सकती थी। पिंग! तभी ऑक्शन हॉल के लकड़ी की मेज पर हथौड़े के टकराने की भारी आवाज आई। यह आवाज चैरिटी ऑक्शन की शुरुआत का संकेत थी। तभी एक सुडौल महिला तेजी से केंद्र की ओर चली गई और अपने आसपास के सभी लोगों को देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। उस महिला ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, वेलकम ऑल गेस्ट्स।
मैं कपूर इंडस्ट्रीज से निताशा हूँ। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चैरिटी इवेंट में सभी का स्वागत है। आज के ऑक्शन में हम जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे उसे अनाथालयों को दान कर दिया जाएगा। मंच पर खड़ी वो सुंदर महिला भले ही थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन खुद को चित्रित करने में बहुत अच्छी थी। उसकी हर नजर और हर भाव भाव मंच के नीचे सभी पुरुषों की आंखों को आकर्षित कर रहा था और उसके प्रयासों से माहौल को और भी अधिक जीवंत बनाया जा रहा था। हर किसी के चेहरे लाल थे, वो कीमतें लगाने के लिए तैयार थे। ये देखकर कि आयोजन स्थल पर सभी पुरुषों के चेहरे लाल थे, वो बहुत अधीर दिखाई दे रहे थे। निताशा ने एक हल्की मुस्कान दी। निताशा को देखते हुए समर ने धीरे से कहा, यह महिला खुद सेलिकिक में बहुत अच्छी है, वो सेल्स में मास्टर लग रही है। वो समझ पा रहा था कि स्टेज पर खड़ी आकर्षक महिला सभी की इच्छाओं को पूरी करने में बहुत अच्छी थी। निताशा ने अपने लाल होठ खोले और कहा, आज ऑक्शन की पहली वस्तु राव राजवंश से चांदी का टुकड़ा है, एक फूलदान। राव राजवंश से चांदी के बर्तन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। वो इंदौर शहर के वर्किंग क्लास का क्रिस्टी क्लर्क था। उनका काम वर्ल्ड लेवल पर था और इस चांदी के बर्तन का हर टुकड़ा बिल्कुल क्लासिक था। वो सभी बहुत सुंदर थे। बहुत सारे अमीर कलेक्टर राव राजवंश से चांदी के बर्तनों को इकट्ठा करना पसंद करते थे। तभी यंग मास्टर ईशान ने उत्साहित होते हुए कहा, निताशा जी, जल्दी से मुझे बताओ इस फूलदान की शुरुआती कीमत क्या है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसे प्राचीन वस्तुएं खरीदने और प्राचीन खजाना का इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसकी बात सुनकर निताशा ने हंसते हुए अपनी सफेद हथेली को आगे बढ़ाया और 2 बार ताली बजाई। फिर उसके बगल में खड़ी एक सुंदर सी लड़की तुरंत एक सुनहरी ट्रे ले आई। ट्रे पर कपड़े का एक लाल टुकड़ा था। लाल कपड़ा हवा बंद था, जिसे अंदर की चीजों को पूरी तरह से ढक कर रखा गया था। निताशा ने अपनी सफेद भुजा को आगे बढ़ाया और धीरे से लाल कपड़े को हटा दिया। ये एक चांदी का फूलदान था जो सुनहरी ट्रे पर रखा हुआ चमक रहा था। ये फूलदान बड़ा तो नहीं था, ये ऊंचाई में सिर्फ 1 फुट से ज्यादा ठीक था, लेकिन यह बेहद सुंदर था। सिल्वर फूलदान पर बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई थी। यह शानदार और सुंदर थी और कलाकृति की एक बेहतरीन नमूनी। निताशा ने सभी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चांदी का फूलदान नीलामी की कीमत 1 करोड़ रुपए से शुरू होती है और हर बोली कम से कम 50 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही निताशा की आवाज आई, भीड़ पहले से ही चिल्लाने के लिए इंतजार कर रही थी। विशेष रूप से यंग मास्टर ईशान, जो सबसे पहले खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, मैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए की पेशकश करता हूं। तभी समर ने बीच में बोलते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, यह आपके लिए अप्रत्याशित है। जब उसने देखा कि यंग मास्टर ईशान फूलदान खरीदना चाहता है, तो समर ने थोड़ी सी भौहें सुकोड़ी और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसे इस आदमी से बहुत नफरत थी, जो उसकी पत्नी को हमेशा परेशान करता रहता था। उसने मन ही मन कहा, चूंकि ये तुम फूलदान खरीदना चाहते हो ना, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें खरीदने नहीं दूंगा। समर ने यंग मास्टर ईशान पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ पैसे खर्च करने का मन बना लिया था। तभी वो अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला, मैं 2 करोड़ रुपए की पेशकश करता हूं। यंग मास्टर ईशान ने समर की आवाज सुनी तो मुस्कुराया। वो हैरान था और फिर उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि समर ऑक्शन में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा। वो इंदौर शहर के 4 यंग मास्टरों में से एक था और स्पष्ट था कि वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एक छोटे से एम्प्लॉय से हार नहीं सकता था। ये सम्मान का मुद्दा था, क्योंकि उसने फूलदान के लिए अपना मुंह खोला था और इसलिए फूलदान खरीदना ही पड़ेगा। यंग मास्टर ईशान ने अपनी ठंडी हल्की चमक के साथ जोर से कहा, मैं 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश करता हूं। तभी समर की आवाज आई, और 4 करोड़। यंग मास्टर ईशान ने अपनी आवाज बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाते हुए कहा, 5 करोड़। समर ने उसकी तरफ देखा, फूलदान की कीमत को बढ़ाते हुए कहा, 6 करोड़। यंग मास्टर ईशान ने समर को एक भयंकर नजर से देखा।
उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था और उसने गुस्से में कहा, 7 करोड़। यंग मास्टर ईशान के गुस्से को अनदेखा करते हुए संवर ने उससे भी और ज्यादा परेशान करने के लिए बोली बढ़ाते हुए कहा, 8 करोड़। अब यंग मास्टर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, 10 करोड़। इतनी कीमत पुकारते हुए उसके सिर में खून तेजी से दौड़ने लगा। वो लगभग पागल हो रहा था। यंग मास्टर ईशान के दिमाग में बस एक ही विचार था, वो ये कि उसे समर को हराना होगा और फूलदान हासिल करना ही होगा। उसे कितना भी पैसा खर्च करना है तो वो कर ले, और ये पहले ही वो भूल चुका था कि वो आवोग में बह गया था। उसकी बोली सुनने के बाद समर ने कहा, ठीक है, मैं हार गया, तुम जीत गए, ये फूलदान तुम्हारा हुआ। यंग मास्टर ईशान ने जब 10 करोड़ कहा तो समर की आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक आ गई। उसके बाद समर ने यंग मास्टर ईशान को एक मजाकिया नजरों से देखा, बेतरतीब ढंग से बैठ गया। बैठते समय समर ने यंग मास्टर ईशान के भयानक पीले चेहरे और कांपते हुए शरीर को स्पष्ट रूप से देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि बदकिस्मत साथी बहुत गुस्से में होगा। आखिरकार 10 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं थी। पूरा इवेंट ऑक्शन हाल मौत की तरह शांत था। सभी लोग यंग मास्टर ईशान को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो उस पर हंसना चाहते हो। यह आदमी वास्तव में एक पैसे वाला आदमी था, लेकिन भले ही उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा हो, फिर भी वो अपने आप को इस तरह बर्बाद तो नहीं करना चाहता था। यंग मास्टर ईशान के चेहरे पर एक भयानक भाव आ गया जब उसने देखा कि हर कोई उसे ही मूर्ख की तरह देख रहा है। तब उसे एहसास हो गया कि समर ने उसे धोखा दिया और वो उसके झांसे में आ गया और अपनी चाल चल दी। टेंग टेंग टेंग। तभी लकड़ी की मेज पर भारी हथौड़े की 3 आवाजों के बाद फूलदान को आखिरकार यंग मास्टर ईशान ने 10 करोड़ की कीमत पर खरीद लिया। यह फूलदान की शुरुआती कीमत 1 करोड़ से 10 गुना ज्यादा बन गई थी। हालांकि फूलदान राव राजवंश के समय का बना हुआ था, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ की ही थी। लेकिन यंग मास्टर ईशान ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिससे वो गुस्से में लगभग फट पड़ गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि यंग मास्टर ईशान का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था जब समर ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। इसलिए जिस तरह से उसने समर को देखा वो ठंडा पड़ गया था। हालांकि समर ने उसकी ठंडी आंखों के सामने एक हल्की मुस्कान दी और उसे अनदेखा कर दिया। वो कियारा से बात करने के लिए वापस मुड़ा, जो उसके बगल में बैठी थी। उनकी अंतरंग उपस्थिति ने यंग मास्टर ईशान को और जलन से भर दिया था। पहली वस्तु से ही ऑक्शन की एक अच्छी शुरुआत हो गई। निताशा का दिल बहुत उत्साहित था। थोड़े टाइम के बाद अगली वस्तु की नीलामी शुरू हुई। ऑक्शन का दूसरा टुकड़ा एक प्रसिद्ध चमकदार मोती था। ये चमकदार मोती अंडे के आकार का था और चांदी सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। आखिरकार इसे इंदौर शहर के सबसे अमीर आदमी ने हासिल कर लिया। ऑक्शन जारी रहे, एक के बाद एक 10 से अधिक प्राचीन वस्तुएं बिक गई। जब नीलामी आखिरी वस्तु पर आई तो समर का दिल अचानक से तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसने देखा कि नीलम का यह टुकड़ा बहुत खास था। यह 1881 में मेला कश्मीर नीलम से बना पेंडेंट था। ये एक पेंडेंट न तो गुलाबी था और न ही नीला। ये रंग बिरंगा था और साथ में ये पीला और सफेद भी था। नीलम के सबसे अच्छे किस्म कश्मीरी नीलम थी, जो बहुत शुद्ध था। उसके बाद सफेद रंग बिरंगा नीलम सबसे खराब किस्म का था और इसकी कीमत सबसे कम थी। निताशा ने इस रंगीन नीलम को पकड़ा, मीठी आवाज के साथ घोषणा करते हुए बोली, ये आखिरी प्राचीन पेंडेंट है। नीलामी की कीमत 1 लाख रुपए है, जिसे हर बार कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वो नीलम के एक टुकड़े के बारे में बिल्कुल भी आशावादी नहीं थी। नीलम के इस टुकड़े की शक्ल बहुत खराब थी। उसने ऑक्शन के जरिए बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं बेची थी। उसे लगा कि इससे रंगीन नीलम की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जब अमीर लोग नीलम खरीदते थे तो सबसे पहले वे नीलम के रंग के बारे में सोचते थे, और दूसरी बात जिस पर वो ध्यान देते थे वो भी आकार और मोड़ का राग। इस विधिवत रंग के नीलम का रंग बहुत ही बदसूरत था, और यह उन प्राचीन वस्तुओं में से सबसे खूब बदसूरत पेंडेंट था और जिसे निताशा ने ऑक्शन में देखा था।
निश्चित रूप से निताशा द्वारा कीमत बताए जाने के बाद किसी ने भी जवाब नहीं दिया और किसी को यह पसंद नहीं आया। निताशा ने फिर से पूछा, ये नीलम पेंडेंट 1 लाख रुपए का है, क्या इसके लिए कोई बोली लगाना चाहता है? लेकिन कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता तो वो निराश हो गई थी। समर ने अभी भी उस नीलम को देखकर कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग का लाइट बल्ब जल उठा। उसे आखिरकार याद आया कि ये खजाने का एक टुकड़ा है। उसने मन ही मन सोचा, ओह, ये मुझे याद आया, ये ड्रैगन और फिनिक्स पेंडेंट की जोड़ी में से एक फिनिक्स पेंडेंट है। एक टुकड़े का असली विशेषता छिपी हुई थी। ड्रैगन और फिनिक्स पेंडेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नीलम के दो टुकड़े थे। एक टुकड़ा ड्रैगन पेंडेंट था और दूसरा फिनिक्स पेंडेंट। उसने एक बार ब्रिटिश म्यूजियम में ड्रैगन पेंडेंट देखा था। यह टुकड़ा ड्रैगन पेंडेंट जैसा ही था, लेकिन बीच में फिनिक्स बना हुआ था। यह स्पष्ट रूप से फिनिक्स पेंडेंट था। समर ने अब संकोच नहीं किया। वह खड़ा हुआ और बोले लगाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि समर के चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। कारण बहुत सरल था। समर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अगर वो इस नीलम पेज के लिए बोले लगाता तो वो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता था। समर ने अपनी कंपनी से 50,000 रुपए का इनाम मिला था, क्योंकि उसने बख्तावर से 1 करोड़ रुपए वसूल किए थे। प्राची और उसे 50,000 रुपए मिले थे। उसने पहले ही उसका अधिकांश हिस्सा तो खर्च ही कर दिया था। अब उसके पास कुल केवल 1,000 रुपए बचे हुए थे। कुछ 1,000 रुपए में जाहिर तौर पर इस पेंडेंट को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इससे पहले यंग मास्टर ईशान ने ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए फुसला रहा था और वो खरीदना नहीं चाहता था। अब जब ये नीलम का टुकड़ा पाने के लिए दृढ़ था और उसे खरीदना चाहता था, तो चैरिटी इवेंट की प्राचीन वस्तुओं का भुगतान नगद में किया जाता था या बैंक से ट्रांसफर किया जाता था। किसी भी खरीद के लिए कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं थी। समर की भौहें सिकुड़ गई। उसका चेहरा चिंता से भर गया और वह अपने आप में बुदबुदाने लगा, मैं क्या करूं ऐसा? ये नीलम इतना दुर्लभ खजाना है। मुझे नहीं पता मैं इसे अगली बार देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ओह हाँ, मैं कियारा से पैसे उधार भी तो ले सकता हूँ। ये सोचते हुए समर खुश हो गया। उसने पलटकर कियारा से पूछा, बॉस, क्या आप मुझे 1,50,000 रुपए उधार दे सकती हैं? मैं नीलम पेंडेंट खरीदना चाहता हूँ। कियारा के सुंदर से चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, तुम तुम ये नीलम पेंडेंट क्यों खरीदना चाहते हो? यह स्पष्ट था कि नीलम की गुणवत्ता और दिखावटी अच्छी नहीं थी। कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो जानना चाहती थी कि समर इसे क्यों खरीदना चाहता है। पायल की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसने तुरंत समर से पूछा, समर, अगर आपको ये नीलम पेंडेंट चाहिए तो मैं आपको 1,50,000 रुपए उधार दे सकती हूँ। उसके मोहक चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर गई और उसे विशेष रूप से आकर्षक बना दिया। तभी कियारा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मिस पायल, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे 1,50,000 रुपए दे दूंगी, आप चिंता ना करें। उसे पायल के प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया। वो समर की पत्नी थी। अगर समर को पैसे की जरूरत थी तो वो उसे उधार देना चाहिए। वो पायल से पैसे कैसे ले सकता था? पायल के प्रति उसकी सतर्कता और गहरी हो गई थी। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे समर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। ये नीलम पेंडेंट खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। थैंक यू कियारा। समर ने धन्यवाद दिया और बैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया। वो मूल रूप से 1,50,000 रुपए उधार लेना चाहता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कियारा उसे 50 लाख दे देगी। और उसकी पत्नी बहुत महान थी। उसे मन ही मन बहुत उसने प्रशंसा भी की। समर खड़ा हुआ और जोर से बोला, 1,50,000 रुपए, मुझे ये नीलम पेंडेंट चाहिए। नीलम पेंडेंट की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए थी। प्रत्येक बोली पिछली कीमत से 50,000 रुपए अधिक होनी चाहिए थी। समर की बोली सुनकर आसपास के लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि समर पेंडेंट खरीदना चाहता है, अचानक यंग मास्टर ईशान भी खड़ा हुआ। उसने भी बोली लगाना जोर से शुरू कर दिया, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। समर ने पहले भी उसे एक बार हरा दिया था। जब यंग मास्टर ईशान ने देखा कि समर पेंडेंट खरीदना चाहता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से समर के लिए कुछ परेशानी खड़ी करनी थी। यंग मास्टर ईशान को भी वही चाल चलता हुआ देखकर समर ने भौहें सिकोड़ी और चुपके से कोई उपाय सोचने लगा। यह बेवकूफ स्पष्ट रूप से इस नीलम की असली कीमत नहीं जानता था और वह सिर्फ बदला लेने के लिए बोली लगा रहा था।
समर ने हल्के से मुस्कुराया, सीधे कीमत को 1 लाख रुपए से बढ़ाते हुए कहा, मैं 3 लाख रुपए दूंगा। यंग मास्टर ईशान ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं 4 लाख रुपए दूंगा। समर ने अपनी आंखें घुमाई, मुस्कुराते हुए यंग मास्टर ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन चूंकि यंग मास्टर ईशान को यह नीलम पेंडेंट इतना पसंद है, इसलिए आप 1 मिलियन रुपए की बोली लगाते हैं तो पेंडेंट आपका हो जाएगा। शुरू में ईशान बोली लगाना जारी रखना चाहता था, लेकिन जब उसने समर की बातें सुनी तो वो बोली लगाने में हिचकिचाया, क्योंकि वास्तव में नीलम खरीदना नहीं चाहता था, वो केवल समर को हराना चाहता था। ईशान को चिंता थी कि अगर वो 1 बिलियन की बोली लगाता तो समर हार मान लेगा और उसे फिर से नुकसान झेलना पड़ेगा। वो समर के जाल में फंस गया था और 10 करोड़ रुपए तो पहले ही हार गया था। वो फिर से उसकी चालों में फंसना नहीं चाहता था। ये सब सोचते हुए ईशान ने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। मुझे अब ये नीलम पेंडेंट नहीं चाहिए। उसे लगा कि इस बार उसने सही फैसला लिया और वो समर के चालों में नहीं फंसा। समर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे यंग मास्टर ईशान, आप तो बहुत होशियार हो गए हैं। ईशान हल्के से मुस्कुराया और समर से अपनी प्रशंसा सुनकर वो और भी खुश हो गया। हालांकि अपने दिल में समर ने हंसते हुए सोचा कि यंग मास्टर ईशान एक मूर्ख है, जो एक अमूल्य खजाने को भी नहीं पहचानता है। उनके आसपास के लोग चर्चाओं में उलझे हुए थे, समर का मजाक उड़ा रहे थे। जब समर ने लोगों को अपनी खिल्ली उड़ाते हुए सुना तो मुस्कुराया और उसने सोचा, ये कितने मूर्ख लोग हैं, वो असली खजाने को नहीं पहचान सकते, फिर भी ऑक्शन में आ गए। वो निताशा के बिल्कुल बगल में चला गया। बैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने 5 लाख रुपए का भुगतान किया और नीलम पेंडेंट ले लिया। पेंडेंट लेते ही समर उत्साहित होते हुए बोला, बिल्कुल, ये फिनिक्स पेंडेंट है, मैंने एक खजाना हासिल कर लिया। समर ने अपने हाथ में नीलम पेंडेंट को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन बाकी सभी की नजर में वो पागल लग रहा था। यंग मास्टर ईशान ने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव से लाते हुए उपहास करते हुए समर से कहा, समर, तुम मूर्ख हो। ये नीलम पेंडेंट की कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं, लेकिन तुमने इसे पाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? जब तक उसने देखा, अशुद्ध नीलम पेंडेंट की कीमत केवल 10,000 रुपए थी, लेकिन समर अशुद्ध नीलम पेंडेंट खरीदकर बहुत खुश था। उसे स्वाभाविक रूप से उसका मजाक उड़ाने का मौका मिला था और वो इसे छोड़ कैसे सकता था। जब समर ने मास्टर ईशान की बातें सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, तुम खजाने को तो पहचान नहीं सकते, फिर भी ऑक्शन में आ गए हो। यह कितनी शर्मनाक बात है ना। यंग मास्टर ईशान ने समर को शर्मिंदा करने के लिए आसपास की भीड़ को चिल्लाते हुए कहा, आओ आओ सब लोग देखो, इस मूर्ख ने 5 लाख रुपए में नीलम पेंडेंट खरीदा है और इसे खजाना कह रहा है। क्या मजाक है ये। तमाशबीन बन रहे लोगों ने, आसपास के लोग जो उन्हें देखकर और समर की उंगलियां उठा रहे थे, उनकी आंखें उपहास से भरी हुई थी। ये सब देखकर कियारा की भौहें तन गई। जब उसने लोगों को समर का मजाक बनाते हुए देखा, वो शालीनता से उनकी ओर चली गई। समर न केवल उसका पति था बल्कि उसकी कंपनी का एम्प्लॉय भी था। वो इंडस्ट्रीज की छवि का प्रतिनिधित्व करता था। वो स्वाभाविक रूप से लोगों को उसका मजाक बनाते हुए देख नहीं सकती थी। कियारा समर के पास चली गई और बोली, समर, चूंकि हमने पहले ही नीलम पेंडेंट खरीद लिया है और चैरिटी इवेंट भी समाप्त हो गया है, तो चलो अब हमें चलना चाहिए। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और कियारा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो इन मूर्खों के साथ अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। वो उसने एक खजाना खरीद लिया था, लेकिन इन लोगों को बताने की अब कोई जरूरत भी नहीं थी। कियारा और समर जानना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। भीड़ में खड़ी इशिका मेहरा ने कियारा की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, कियारा, अब कोई तुम्हें बिजनेस की रानी कहता है तो कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। जहां तक मैं देख रही हूं, तुम बस एक मूर्ख हो। इशिका ने अपमानजनक शब्दों को सुनकर कियारा के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। वो क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में इशिका को घूरते हुए कहा, इशिका, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा?
इशिका ने कियारा और समर की तरफ उंगली उठाई, उनका अपमान करते हुए कहा, कियारा, तुमने समर को 5 लाख रुपए उधार दिए। इस बंदे ने एक अशुद्ध नीलम पेंडेंट खरीदा, सिर्फ 10,000 रुपए की कीमत का। अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो कौन है? तुम दोनों की जोड़ी ही मूर्ख है। उसका दिल खुशी से भर गया। अभी अभी समर ने न केवल उसका बल्कि उसके भाई और बॉयफ्रेंड का अपमान किया था, इसीलिए इशिका गुस्से से भर गई थी। वो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। इसके अलावा लड़कियां लड़कियों को हमेशा से ही जलन करती है। इशिका और कियारा दोनों ही लड़कियां थी और स्वाभाविक रूप से इशिका कियारा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से जलन करती थी। जब उसने देखा कि कियारा ने गलती की है तो उसने कियारा और समर का अपमान करने का अवसर जाने नहीं दिया। थप्पड़! एकदम से तभी समर ने इशिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा सूज गया और उसके होठों से खून की बूंदें दिखाई थी। इशिका ने अविश्वास में अपना गाल पकड़ लिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ये एक चैरिटी इवेंट था जहां लड़ना मना था। समर ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या वो कपूर परिवार से को नाराज होने से नहीं डरता? समर ने ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है। यह इशिका के लिए बहुत घृणित था। उसने न केवल उसका अपमान किया बल्कि उसकी पत्नी का भी अपमान किया। इसलिए समर उसको मारने से अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन वहां जो जितने भी लोग थे, सब की आंखें फट गई थी। सबको लग रहा था कि समर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब क्या होगा यहाँ पर? दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या करेगी अब इशिका या फिर उसका भाई ईशान? क्या यहाँ पर पायल कपूर भी बीच में आएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहें। और दोस्तों, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। और दोस्तों, कई मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि कहानी को और बड़ा करो और बड़ा करो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज 1 घंटे की वीडियो लेकर आता हूं। 1 घंटा आपके लिए भी पर्याप्त है और इससे अगर बड़ी मैं वीडियो दूंगा तो आप लोग भी एक टाइम में सुन नहीं पाएंगे, कहानी का मजा भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम हर रोज सुनेंगे और हर रोज मैं आपको इसी तरह के 1 घंटे की कहानी भेजता रहूंगा। और आपका और भी ज्यादा कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।